गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको निष्कालन के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। कैसे सांद्रित अयस्क से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, इसके बारे में आज एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें। धातु निष्कर्षण के लिए सांद्रित अयस्कों को ऐसे प्ररूपों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है जो कि अपचयन के लिए उपयुक्त हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि धातु निष्कर्षण करने के लिए आपको सांद्रित अयस्क को बदलना होगा। ठीक है, धातु निष्कर्षण के लिए सांद्रित अयस्क को परिवर्तित करना होगा और ऐसे प्ररूप में परिवर्तित करना होगा जिससे उनका अपचयन हो सके। ठीक है, जो अपचयन के लिए उपयुक्त हों ऐसे प्ररूप में उनको परिवर्तित करना आवश्यक होता है। सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों को अपचयन से पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। अगर जो अयस्क जो है सल्फाइड है तो उसको आपको किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? ऑक्साइड में। सल्फाइड अयस्कों को अपचयन से पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ऑक्साइड आसानी से अपचयित होते हैं, अतः सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण दो मुख्य पदों में होता है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फाइड अयस्क को पहले किस में चेंज किया जाएगा? ऑक्साइड में चेंज किया जाएगा, उसके बाद उसका अपचयन किया जाएगा। क्यों ऐसा किया जाएगा? क्योंकि ऑक्साइड आसानी से अपचयित होते हैं, अतः सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण दो मुख्य पदों से होता है। पहला है ऑक्साइड में परिवर्तन तथा ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो सल्फाइड अयस्क को पहले किस में बदलेंगे? ऑक्साइड में, उसके बाद उस ऑक्साइड से धातु का अपचयन कराएंगे। तो देखिए, पहला ऑक्साइड में परिवर्तन। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए पहला जो प्रोसेस है वह निस्तापन। ठीक है, निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है? निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है। निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है, जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं और धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है। निस्तापन में गर्म करते हैं। निस्तापन प्रक्रिया में गर्म करने की आवश्यकता होती है, जिससे जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वह गर्म होने के कारण उड़ जाते हैं और धातु ऑक्साइड शेष बचा रह जाता है। जैसे देखें, यह है आपका फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 इससे H2O जुड़ा हुआ है। ठीक, जब इसको आप निस्तापन करेंगे, गर्म करेंगे, तो इससे जो जल है, वाष्पशील है, वो हट जाएगा और केवल आपको फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा और जल अलग हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट है तो इससे में भी जो वाष्पशील पदार्थ होगा वो अलग हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट का जब निस्तापन करेंगे, गर्म करेंगे, यह जो है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में है, यह उड़ जाएगा और आपका कार्बोनेट जो है वो चेंज हो जाएगा ऑक्साइड में। यह आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसका जब निस्तापन करेंगे तो आप देख रहे हैं यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है और कार्बन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो अलग हो जा रही है। तो निस्तापन में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो वाष्पशील पदार्थ जुड़े रहते हैं वह उड़ जाते हैं और ऑक्साइड शेष बचा रह जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया निस्तापन। अब आप देखें यहाँ पे, उसके बाद आता है भर्जन। निस्तापन के बाद कौन सी प्रक्रिया है? भर्जन। भर्जन में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक के नीचे के तापमान पर एक भट्ठी में गर्म किया जाता है। तो भर्जन में आप देख रहे हैं कि उसके गलनांक के निचे ताप पर अयस्क, भर्जन में क्या करेंगे? भर्जन में वायु की सप्लाई देंगे नियमित, लगातार। भर्जन में अयस्क को
वायु की नियमित आपूर्ति करेंगे और धातु को उसके गलनांक के नीचे के तापमान पर भट्ठी में गर्म किया जाता है। ठीक है, धातु को उसके गलनांक से नीचे के तापमान पर भट्ठी में गर्म किया जाता है। यह देखें एक आधुनिक परावर्तनी भट्ठी है जिसका यहाँ पे फिगर बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि घान हापर है जिसके रास्ते अयस्क को डालते हैं। घान हापर के द्वारा अयस्क को डालते हैं। इधर भी घान हापर लगा हुआ है जिसमें अयस्क जो है इसके द्वारा इंटर करते हैं। ठीक है, यह आपका हैंगर है, तानछड़ है। इसमें वायु जो है, वायु और तेल, ठीक है, वायु और तेल जो है यहाँ पे है आपका। ठीक है, मैग्नेसाइट, भट्ठी घान, सिलिका, सबसे निचले स्तर पे सिलिका है। उसके बाद भट्ठी घान है, यहाँ पे मैग्नेसाइट है, वायु और तेल है। यह सब भट्ठी में रहते हैं और इसी में अयस्क को गर्म किया जाता है और वायु की नियमित सप्लाई दी जाती है। अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के भर्जन में कुछ अभिक्रियाएं। जब सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखें ध्यान से। तो सल्फाइड अयस्क जैसे जिंक सल्फाइड को जब आप गर्म करेंगे भट्ठी में वायु की मात्रा देकर अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा देकर, तो जिंक सल्फाइड जो है जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, लेड सल्फाइड जो है इसको आप गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, तो यह लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। उसी तरह से आपका क्यूप्रस सल्फाइड है। इस क्यूप्रस सल्फाइड को आप वायु की मात्रा में गर्म करेंगे, यह क्यूप्रस ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब परावर्तनी भट्ठी में आप जो है भर्जन करते हैं तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं वे ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। कॉपर के सल्फाइड अयस्कों को परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं। जो कॉपर के सल्फाइड अयस्क हैं जैसे क्यूप्रस सल्फाइड है, इसको किस में गर्म करेंगे, परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं। यदि अयस्क में लोहा हो तो गर्म करने से पहले इसमें सिलिका मिलाते हैं। ठीक है, यदि अयस्क में लोहा होगा तो गर्म करने से पहले उसमें क्या मिलाएंगे, सिलिका मिलाएंगे। आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनाकर धातुमल के रूप में, आयरन ऑक्साइड जो है वह आयरन सिलिकेट के रूप में, आयरन ऑक्साइड क्या बनाता है, आयरन सिलिका के साथ जुड़ जाता है। अगर अयस्क में लोहा होगा तो गर्म करने से पहले उसमें क्या मिलाएंगे, सिलिका मिलाएंगे, SiO2 मिलाएंगे। ठीक है, यह SiO2 किससे जुड़ जाएगा, आयरन ऑक्साइड से, और बना लेगा फेरस सिलिकेट, धातुमल बना लेगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनाकर धातुमल के रूप में तथा तांबा कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होता है। तांबा किस रूप में प्राप्त होगा, कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, कॉपर मेट में क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण होता है। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, कॉपर मेट कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भर्जन में उत्पन्न होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। तो इस तरह से आपने भर्जन देखा। तो पहले आपने निस्तापन देखा, फिर भर्जन देखा, जिसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में चेंज किया जा रहा था। ठीक है, अब आप देखो जो ऑक्साइड बना है उससे धातु का अपचयन कैसे होता है। ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रायः इसे किसी अपचायक, जब धातु ऑक्साइड का आप अपचयन करेंगे, ठीक है, तो उसमें पहले क्या मिलाएंगे, अपचायक मिलाएंगे, मिलाकर गर्म किया जाएगा।
धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रायः इसे किसी अपचायक जैसे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा अन्य धातु के साथ गर्म किया जाता है। धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रायः इसे किसी अपचायक जैसे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा किसी अन्य धातु के साथ गर्म किया जाता है। अपचायक जैसे कार्बन धातु ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। जो अपचायक आप मिलाए हैं वो क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। जैसे ये आपका धातु ऑक्साइड है, ठीक है। यह धातु ऑक्साइड जब टूट के धातु अलग होगा तो ऑक्सीजन भी अलग होगा, तो वह ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो जो आप अपचायक कार्बन डाल रहे हैं वह कार्बन का काम है धातु के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना। कुछ धातु ऑक्साइड आसानी से अपचयित होते हैं जबकि दूसरे को अपचयित करना कठिन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ धातु ऑक्साइड जो हैं आसानी से अपचयित हो जाते हैं जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपचयित करना कठिन होता है। अपचयन का अर्थ धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति होता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इस प्रोसेस को अपचयन करते हैं। किसी भी स्थिति में इन्हें गर्म करने की आवश्यकता होती है, किसी भी स्थिति में इन्हें गर्म करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊष्मागतिकी की कुछ मूल धाराएं हमें धातु कर्मिकी परिवर्तन के सिद्धांतों को समझने में सहायता करती है, ठीक है। धातु कर्मिकीय परिवर्तन कैसे होता है, इस सिद्धांत को समझने में जो ऊष्मागतिकी है वो हमारी मदद करती है। तो ऊष्मागतिकी की कुछ जो धाराएं हैं, कुछ जो कंसेप्ट हैं, ऊष्मागतिकी की कुछ मूल धाराएं हमें धातु कर्मिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझने में सहायता करती है। गिब्स ऊर्जा सबसे अधिक सार्थक पद है, ठीक है। ऊष्मागतिकी में जो मूल धाराएं हैं वह हमें धातु कर्मिकी के सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। कैसे परिवर्तन होता है इन चीज़ों को जानने में ऊष्मागतिकी मदद करती है, ठीक है। इसमें जो मुख्य मदद करने वाला होता है वो कौन होता है, गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा जो है वह सबसे अधिक सार्थक पद है। तापीय अपचयन में आवश्यक तापक्रम परिवर्तन को समझने, तापीय अपचयन में आवश्यक तापक्रम परिवर्तन को समझने तथा इस प्रागुक्ति के लिए कि कौन सा तत्व दिए गए धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए अपचायी कर्मक के रूप में उपयुक्त होगा, गिब्स ऊर्जा से समझा जाता है, ठीक है। जो धातु ऑक्साइड आपको दिए गए हैं उसके लिए कौन जो है अपचयन के लिए, अपचयन करने के लिए अपचायी कर्मक बनेगा, इसका निर्धारण जो है गिब्स ऊर्जा से किया जाता है। जैसे आपने धातु ऑक्साइड में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड मिला रहे थे जिससे उसका अपचयन हो रहा था, ठीक है। तो कौन सा धातु आप मिलाएंगे, कौन सा अपचायी कर्मक आप यूज करेंगे, इसका निर्धारण किससे होगा, गिब्स ऊर्जा से समझा जाता है, ठीक है। तापीय अपचयन में आवश्यक तापक्रम परिवर्तन को समझने तथा इस प्रागुक्ति के लिए कौन सा तत्व दिए गए धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए अपचायी कर्मक के रूप में उपयुक्त होगा, सही होगा, गिब्स ऊर्जा से समझा जाता है। तापीय अपचयन की समाव्यता का मानक यह है कि दिए गए ताप पर गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो। तापीय अपचयन का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, तो तापीय अपचयन होने का स्टैंडर्ड यह है कि दिए गए ताप पर गिब्स ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। जब गिब्स ऊर्जा का ऋणात्मक ऋणात्मक होगा तभी जो है ताप के द्वारा अपचयन होगा, ठीक है। तो तापीय अपचयन की समाव्यता का मानक क्या है, यह दिए गए ताप पर गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो, यही उसका क्या है, मानक है, स्टैंडर्ड है। अगर गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, तभी जो है ताप के द्वारा उसका अपचयन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण
जिसमें ऑक्साइड में परिवर्तन और फिर ऑक्साइड का धातु में अपचयन, जिसमें आपको निष्कापन और भर्जन के बारे में बताया गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको धातु कर्मकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत के बारे में समझाएंगे कि धातु कर्मी मेटलर्जी के लिए ऊष्मागतिकी सिद्धांत क्या है, गिब्स ऊर्जा का कैसे यूज किया जाता है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा अपचायी कर्मक यूज करेंगे। इन चीज़ों की व्याख्या जो है अगले वीडियो में किया जाएगा और उसमें एलंगम आरेख के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।